संसाधनों का उचित एवं समुचित उपयोग अपने भौतिक जीवन में अवश्य करना चाहिए, अन्यथा यह कब अभिशाप में परिवर्तित हो जाए पता ही नहीं चलता। यह कथन अपने आप में यह बताने के लिए पर्याप्त है कि संसाधन जो है हमारे मानव सभ्यता के लिए और सभी के लिए कितना आवश्यक योगदान देता है या फिर कितना आवश्यकता रखता है। ये चीज इस कथन के द्वारा बहुत आसानी से समझा जा सकता है। मैं इस कथन को फिर से पढ़ देता हूं। संसाधनों का उचित एवं समुचित उपयोग अपने भौतिक जीवन में अवश्य करना चाहिए, अन्यथा यह कब अभिशाप में परिवर्तित हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। यहाँ पर यह कहा गया है कि हमारे पास बहुत सारे संसाधन होते हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग ऐसे ऐसे संसाधनों को पर्याप्त करने में या फिर प्राप्त करने में चले जाते हैं और अपने पास जो संसाधन है उसकी अवहेलना करते हैं या फिर उसे नजरअंदाज करते हैं। तो हर व्यक्ति के पास, हर इंसान के पास, हर व्यक्तित्व के पास संसाधन होता है। हमें उसका उचित और समुचित उपयोग करना आना चाहिए, बशर्ते कि हम नए नए संसाधनों को पाने की अभिलाषा रखें। नए संसाधन को पाने की अभिलाषा जरूरी है, लेकिन जो हमारे पास संसाधन है उससे भी दुनिया बदला जा सकता है, दुनिया परिवर्तित किया जा सकता है। लेकिन अगर अभी देखें तो अभी का जो समाज है वो नए नए संसाधन को प्राप्त करने के पीछे जाता है और खुद के संसाधन या फिर खुद के पास जो संसाधन है वह उसकी अवहेलना करता है, उसको नजरअंदाज करता है या फिर उसको पता ही नहीं होता है। तो यह कथन संसाधनों का उचित एवं समुचित उपयोग अपने भौतिक जीवन में अवश्य करना चाहिए, अन्यथा यह कब अभिशाप में परिवर्तित हो जाते हैं पता ही नहीं चलता, का जिक्र मैंने अभी इसलिए किया क्योंकि हम लोगों का जो अगला अध्याय है जो कि मैं शुरू करने जा रहा हूं, आप लोग कक्षा 8 में है। मैं द मोहित श्रीवास्तव, आप लोगों का सोशल साइंस टीचर, सामाजिक विज्ञान शिक्षक, इस क्लास में, इस कक्षा में एक नए अध्याय की शुरुआत करूंगा जिसका नाम है रिसोर्सेज। यहां पर हम लोग ज्योग्राफी, आप लोग को जो ज्योग्राफी यानी कि भूगोल में पहला अध्याय रिसोर्सेज पढ़ना है, संसाधन पढ़ना है, उस अध्याय की शुरुआत इस कक्षा से हो रही है। और यहां पर मैं बताऊंगा पब्लिक स्कूल बोर्ड ऑफ इंडिया PSBI के पाठ्यक्रम के अनुसार वो सारी बातें जो कि आप लोगों को रिसोर्सेज अध्याय के अंतर्गत पढ़ना है, जो आप लोग अभी सामने स्मार्ट बोर्ड पर देख सकते हैं और देख रहे हैं कि यह पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार जो कि आप लोगों के पास भी है, उसके अनुसार यह जो रिसोर्सेज अध्याय है यह ज्योग्राफी यानी कि आप लोगों के कक्षा 8 के पार्ट A के अंतर्गत आता है। अब मैं शुरू करता हूं इस रिसोर्सेज अध्याय को और बात करता हूं उन सारे पहलुओं पर जो कि आप लोगों को इसके अंतर्गत पढ़ना है। लिखा हुआ है एनीथिंग दैट इज यूजफुल एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड इज कॉल्ड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज किसको कहते हैं? संसाधन किसको कहते हैं? वो हर चीज जो कि इंसानों की आवश्यकता की पूर्ति करे वो संसाधन है, अंग्रेजी में रिसोर्सेज है। यहाँ पे सिर्फ इंसान ही क्या, वो जानवरों और बाकी चीजों की भी इच्छा की पूर्ति करता है, जरूरत की पूर्ति करता है, सेटिस्फाई करता है, जरूरत को, नीड को सेटिस्फाई करता है, संतुष्ट करता है, तो वो रिसोर्सेज है, उसको संसाधन कहा जाता है। यानी कि संसाधन अंग्रेजी में रिसोर्सेज कुछ नहीं है, बस वो सारी चीजें हैं जो कि ह्यूमन नीड या फिर ह्यूमन के अलावा बाकी के नीडों की को सेटिस्फाई करता है, की पूर्ति करता है। देयर आर सेवरल थिंग्स विच आर यूजफुल एंड सेटिस्फाई आवर डिमांड। एग्जाम्पल में अगर ले लें तो वाटर इज अ रिसोर्सेज एंड इट सेटिस्फाई अस व्हेन वी आर थर्स्टी। यहां पर कहा जा रहा है कि बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों के नीड को सेटिस्फाई करता है, लोगों के वांट्स को सेटिस्फाई करता है। नीड मतलब आवश्यकता, वांट्स मतलब शौक। तो शौक और आवश्यकता को बहुत सारी चीजें जो है वो
उसकी पूर्ति करती है, उसको भरपाई करता है, जिसको अंग्रेजी में रिसोर्सेज, हिंदी में संसाधन कहते हैं। जैसे पानी भी एक संसाधन है, पानी भी एक रिसोर्स है, वाटर भी एक रिसोर्स है, क्योंकि वाटर जब इंसान को प्यास लगा हुआ रहता है तो उस समय वो उसका रिसोर्स बन जाता है, उसके थर्स्ट को यानी कि उसके प्यास को बुझाने के लिए। द टेक्स्ट बुक यू आर स्टडिंग इज ऑल्सो अ रिसोर्स। जो पुस्तक आप लोग पढ़ रहे हैं यह भी एक संसाधन है, क्योंकि यहां से भी आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ह्यूमन रिसोर्सेज इज द बेस्ट रिसोर्स अमॉन्ग द ऑल रिसोर्सेज। यहां पर कहा जा रहा है कि दुनिया में जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी संसाधन हैं, उसमें HR यानी कि ह्यूमन रिसोर्स, हिंदी में कहें तो मानव संसाधन, यह दुनिया का सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट रिसोर्स, सबसे बेस्ट संसाधन है। क्योंकि बाकी सारे संसाधन न भी हो तो ह्यूमन रिसोर्स जो है बाकी सारे संसाधन को लाने का, हिम्मत लाने का क्षमता रखता है। यानी कि ह्यूमन रिसोर्स बाकी सारे रिसोर्स को कैपिटलाइज या फिर कहें तो बाकी सारे रिसोर्सेज की पूर्ति भी करता है। और यहां पर वही कहा जा रहा है कि HR यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि मानव संसाधन जो है दुनिया का सबसे बेहतरीन संसाधन है, क्योंकि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। As the resources would not come to you on their own, rather human efforts are essential to draw out the resources। जैसे कि कोई भी चीज आपके पास अपने आप नहीं चला आता है तो इंसान को ही उसको लाना पड़ता है। मानव संसाधन ही जब कार्य करता है तो बाकी सारे रिसोर्सेज भी अपने आप आसान बन जाते हैं, अपने आप प्राप्ति के कगार पर पहुंच जाते हैं। कहा जाता है कि अगर शेर भी अगर सोया हुआ रहे और बैठा हुआ रहे तो उसके मुंह में आके हिरन या फिर कोई जानवर जो है वो प्रवेश नहीं करेगा, उसका आहार नहीं बनेगा, उसके लिए भी उसको मेहनत कार्य करना पड़ेगा। तो वही कहा जा रहा है कि ह्यूमन एफर्ट, ह्यूमन रिसोर्स जो है, ह्यूमन का जो एफर्ट है, ह्यूमन का जो प्रयास है, वही बाकी सारे रिसोर्सेज को कैपिटलाइज यानी कि कहें तो बाकी सारे रिसोर्सेज को एकत्रित और उसको उपयोगी बनाता है या फिर उपयोग तक पहुंचाता है। आगे, द वुड फ्रॉम फॉरेस्ट नीड ह्यूमन एफर्ट फॉर कटिंग। उदाहरण दिया हुआ है कि अगर जंगल से लकड़ी भी लाना है तो उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है, ह्यूमन एफर्ट्स की जरूरत है, मानव प्रयास की जरूरत है, तभी जाकर लकड़ी आएगा। मिनरल इनसाइड द अर्थ वुड नॉट कम टू यू अंटिल दीज आर ड्रग आउट बाय द ह्यूमन। यही सारे उदाहरण है कि खनिज को भी धरती से ऊपर लाने के लिए मानव प्रयास की ही जरूरत पड़ती है, अपने आप ऊपर नहीं आएगा। बिसाइड्स ह्यूमन एफर्ट्स मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो वेरी मच रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट द मिनरल्स। यहां पर कहा जा रहा है कि ह्यूमन एफर्ट के अलावा बहुत सारे प्रौद्योगिकी, बहुत सारे अलग अलग यंत्र की भी आवश्यकता पड़ती है, जहां से हम लोग अपने नीड और वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। लेकिन फिर मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा कि ये जो यंत्र भी है ये भी भविष्य में नहीं तो पास्ट में यानी कि इतिहास में मानव प्रयास से ही बनाए गए हैं। तो यहां पर सीधा सीधा कहना यह है कि मानव संसाधन जो है दुनिया का सबसे बेस्ट संसाधन है, और रिसोर्सेज यानी कि संसाधन हर वो चीज है जो कि किसी के नीड्स और वांट्स की पूर्ति करता है, यानी कि जरूरत और इच्छा की भरपाई करता है, सेटिस्फाई करता है। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज अगला जो है वो हम लोग को पढ़ना है। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज यानी कि जो संसाधन है वो कितने प्रकार के होते हैं। रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। 3 प्रकार के होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज प्राकृतिक संसाधन, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज यानी कि मानव निर्मित संसाधन, और एक ह्यूमन रिसोर्सेज जो कि मानव संसाधन। नेचुरल संसाधन जो कि प्रकृति के द्वारा मिलता है, प्रकृति के द्वारा प्राप्त होता है। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज यानी कि मानव निर्मित संसाधन वो संसाधन है जो कि मानव के प्रयास के बाद वो पॉसिबल होता है, वो बनता है, वो रिसोर्सेज होता है। और मानव संसाधन, मानव जो है वो अपने आप में संसाधन है। तो ये 3 संसाधन, एक जो है नेचुरल,
प्राकृतिक, एक है आर्टिफिशियल जिसको ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कह रहे हैं, और कृत्रिम, और एक है ह्यूमन रिसोर्सेज जिसको हम लोग मानव संसाधन कहते हैं। अब एक एक करके इन तीनों को हम लोग पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा और समझाऊंगा। सबसे पहले आते हैं नेचुरल रिसोर्सेज पे, यानी कि प्राकृतिक संसाधन पे। प्राकृतिक संसाधन होता क्या है? तो हर वो संसाधन जो कि प्रकृति से सीधा मिलता है, यानी कि जो नेचुरली जो संसाधन, जो रिसोर्सेज हम लोग को मिलता है, वही नेचुरल रिसोर्स कहलाता है। दोज रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन डायरेक्टली फ्रॉम द नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। वो सारे संसाधन जो कि डायरेक्ट प्रकृति से, सीधा प्रकृति से मिलता है और उसमें ज्यादा तोड़ ममोड़ या मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बदलाव करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और उसका प्रयोग कर लिया जाता है एज अ रिसोर्स, उसको हम लोग नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। आगे उदाहरण के तौर पे पानी, हवा, सूर्य का प्रकाश, जानवर, ये सब जो हैं ये नेचुरल रिसोर्स हैं। दीज रिसोर्सेज आर असेस्ड बाय एवरीवन ऑफ अस। ये जो है ये सबों के द्वारा उपयोग किए जा सकते हैं, प्रयोग किए जा सकते हैं। नेचुरल रिसोर्स कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस कैटेगरीज ऑन देयर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। नेचुरल रिसोर्सेज को आगे और भी हम अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हैं उनके गुणों के आधार पर। जैसे अब आगे बढ़ते हैं, तो जैसे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उनके उत्पत्ति के आधार पर। नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, प्राकृतिक संसाधन उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से हैं? तो पहला है बायोटिक रिसोर्सेज और दूसरा है अबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्स किसको कहते हैं? बायोटिक रिसोर्स, दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स एंड एनिमल। जो कि जीवित ऑर्गन से, जीवित ऑर्गेनिज्म से, जीवित चीजों से, जैसे कि पेड़ और जानवर से प्राप्त होता है, इन सारे चीजों से प्राप्त होता है, इसको हम लोग बायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे दे इंक्लूड फॉरेस्ट प्रोडक्ट, जो कि जंगल से जुड़ा हुआ जो वस्तु है, ग्रासेज, घास, क्रॉप, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, बर्ड्स, फिश, ईटिस, ये जो मछली है, जो पक्षी हैं, जो जानवर हैं, ये सब जो हैं ये सब बायोटिक रिसोर्सेज हैं, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। जीवित वस्तु से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, सीधा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। आगे, दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेटिस्फाइंग आवर डे टू डे नीड। वही चीज है कि जब ये रिसोर्स है तो ये इंपॉर्टेंट रोल तो निभाएंगे ही, महत्वपूर्ण योगदान तो देंगे ही हमारे नीड को, हमारे दिन प्रतिदिन के आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए। All the biotic resources have the capacity to reproduce and regenerate within a period of time. जितने भी बायोटिक रिसोर्सेज हैं, चूंकि ये जीवित हैं, चूंकि ये लिविंग है, तो लिविंग है तो इनके पास वो कैपेसिटी है कि ये फिर से रिप्रोड्यूस और रीजनरेट कर सकते हैं, फिर से उस चीज को फिर से बना सकते हैं। दस दे आर रीन्यूएबल रिसोर्सेज, इसीलिए इसको हम लोग रीन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं, वो रिसोर्स जो बार बार प्राप्त किया जा सकता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म और बायोटिक रिसोर्सेज, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बायोटिक रिसोर्सेज है, जो इन दोनों चित्र में आप लोग देख सकते हैं पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार। तो यहां पर ये जो दो चित्र है ये दोनों जो है बायोटिक रिसोर्सेज के उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं। आगे, अबायोटिक रिसोर्सेज, अबायोटिक रिसोर्सेज आर नॉन लिविंग थिंग। बायोटिक का उल्टा अबायोटिक, अबायोटिक, बायोटिक था लिविंग, तो अबायोटिक होगा निर्जीव, नॉन लिविंग। वो सजीव था, ये निर्जीव है। they are also known as, यहां पर देयर लिखा हुआ है, इसको दे पढ़े, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। they are also known as inorganic और नॉन लिविंग रिसोर्सेज। अबायोटिक रिसोर्सेज का सिनोनिम्स जो है, पर्यायवाची शब्द जो है वो इनऑर्गेनिक या फिर नॉन लिविंग रिसोर्सेज भी है। इसको हम लोग इनऑर्गेनिक रिसोर्सेज या नॉन लिविंग रिसोर्सेज भी कह सकते हैं। किसको? अबायोटिक रिसोर्सेज को। सॉइल्स, मिनरल्स, रॉक्स आर द इंपॉर्टेंट अबायोटिक रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ। ये जो मिट्टी की बात कर लें, या फिर खनिज की बात कर लें, या फिर चट्टान की बात कर लें, या फिर ऐसे अलग अलग चीजों की बात कर लें, ये सारे जो है नॉन लिविंग रिसोर्सेज हैं, इनऑर्गेनिक रिसोर्सेज हैं, कहें तो अबायोटिक रिसोर्सेज हैं। आगे, दे कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस्ड, ये रिप्रोड्यूस यानी कि ये रीन्यूएबल नहीं होते हैं, ये दोबारा उत्पन्न नहीं होते, एक बार समाप्त होते हैं तो
समाप्त होते हैं। रॉक्स एंड मिनरल्स आर अबायोटिक रिसोर्सेज। ये जो रॉक्स और मिनरल्स जो इस चित्र में दिख रहा है, पहले वाले चित्र में रॉक चट्टान है, दूसरे वाले में खनिज है, ये दो मिनरल है, ये दोनों जो है ये अबायोटिक रिसोर्सेज के उदाहरण है। और इस वाले में हम लोगों ने इस चित्र को देखा तो ये जो है हीराकुंड डैम है, जो कि एक नेचुरल रिसोर्स का उदाहरण है, जहां पर पानी को रिसोर्स के तौर पे प्रयोग करने के लिए कार्य होता है। तो ये जो है हीराकुंड डैम का एक चित्र है, जो कि आप यहाँ पर पृष्ठ संख्या 5 पर अपने पुस्तक में देख सकते हैं। पारस प्रकाशन के पुस्तक को देखेंगे तो आप इसको पृष्ठ संख्या 5 पर पाएंगे, जो कि आपको सामने स्मार्ट बोर्ड पर भी दिख रहा है। अब हम लोग आगे आते हैं, अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रीन्यूएबिलिटी। हम लोगों ने नेचुरल रिसोर्स को आगे बांटा था। रिसोर्सेज जो है हमारे 3 प्रकार के, नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स जो नेचर से प्राप्त होते हैं। नेचुरल रिसोर्स भी आगे अलग अलग प्रकार के हैं। पहले उत्पत्ति के आधार पर, तो एक जो जीवित है वो बायोटिक है, तो जो निर्जीव है वो अबायोटिक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ रीन्यूएबिलिटी, अब बार बार फिर से जीवित होने वाले आधार पर अब हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को देखते हैं कि नेचुरल रिसोर्स जो है वो कितने प्रकार का होता है ऑन द बेसिस ऑफ रीन्यूएबिलिटी। पहला रीन्यूएबल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज विच कैन बी रीन्यूड बाय रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड रीन्यूएबल रिसोर्सेज। रीन्यूएबल का मतलब हो गया जो रिप्रोड्यूस हो, जो बार बार उत्पन्न हो, एक और समाप्त होने के बाद फिर से उत्पन्न हो, उसको हम लोग रीन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। दे कैन ऑल्सो बी रिन्यूड बाय फिजिकल, मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस। ये जो है ये भौतिक, रासायनिक और अलग अलग प्रक्रिया के माध्यम से भी रिप्रोड्यूस किए जा सकते हैं, किए जाते हैं। Some of these resources are unlimited like solar and wind energy। इसमें से कुछ संसाधन जो है वो अनलिमिटेड है, जिनकी कोई सीमा नहीं हो, बार बार लगातार प्राप्त किए जा सकते हैं। जिसका उदाहरण अगर लेना हो तो सौर ऊर्जा और वायु ऊर्जा को हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं, देख सकते हैं। These are called inexhaustible resources। यह जो है इसको हम लोग inexhaustible resources भी कहते हैं, जो कभी भी एग्जॉस्ट यानी कि कभी भी विलुप्त, कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। Their quantity is not affected by human activity। ह्यूमन के एक्टिविटी यानी कि मानव के कार्यों के आधार पर भी इनकी जो क्वांटिटी है, इनकी जो संख्या है वो अफेक्ट यानी कि कम या ज्यादा नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, agricultural crop take a short time to renew, while other like water take a comparatively longer time, and still others such as forest may take even longer period of time to replenish। यहां पर कहा जा रहा है कि चाहे वो फसल की बात हो, चाहे वो पानी की बात हो, चाहे वो जंगल की बात हो, किसी में समय जो है वो कम लग सकता है, किसी में ज्यादा लग सकता है, लेकिन सारे के सारे जो हैं वो रिप्रोड्यूस हो सकते हैं और रिप्रोड्यूस होते हैं। सारे के सारे रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। और यहां पर जो ये चित्र है ये विंड एनर्जी को दिखा रहा है कि विंड एनर्जी जो है कैसे एनर्जी के तौर पे कार्य करता है, और ये एक चित्र के माध्यम से समझा जा सकता है, जो कि आप लोग के पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार पृष्ठ संख्या 6 पर है। आप अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं, सामने स्मार्ट बोर्ड पर भी दिख रहा है। यह जो है यह विंड एनर्जी का एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है। अब हम लोग आएंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है ये हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। इस कक्षा में हम लोग बस इतना ही देखें कि जो नेचुरल रिसोर्स हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन बायोटिक रिसोर्सेज और अबायोटिक रिसोर्सेज होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ रीन्यूएबिलिटी रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल होते हैं। रीन्यूएबल रिसोर्सेज हम लोगों ने इस कक्षा में देखा। अगली कक्षा में जब शुरू करेंगे अगली कक्षा को, तो हम लोग इसी के दूसरे प्रकार यानी कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से अपने उस कक्षा को आगे बढ़ाएंगे और अपने इस अध्याय को आगे बढ़ाएंगे। इस कक्षा में बस इतना ही।